Yeah. Okay, so this slide is just an introduction to COVID, which I think COVID needs no introduction. Like either us or we know somebody close to us who has either suffered from it or you see people around affected by it. So just to give a brief introduction, COVID is the disease that is caused by this virus, and the virus is called coronavirus. So this is just like a small difference between the two. And what are the common symptoms that are seen? Okay, so I'll also try to cover some of it in Hindi and like switch between the languages so that it is like acceptable to everyone. So common symptoms जैसे कि हमारे होते हैं like fever, cough, breathing difficulty. So these are more common and easily identifiable. But थोड़े और like rare symptoms are also seen. जो आजकल maybe like the new cases that are coming up. I'll also be talking about those rare symptoms. So, and another point to stress when I talk about COVID is, and also when you go out there in the community and interact with people is to alleviate the fear that they have in them. जो इस बीमारी को लेकर जो डर है उसको हटाने के लिए कि 80% of the cases they recover without any complications and they don't even need hospitalization. So अगर किसी को कोविड हो गया है तो 80% चांसेस हैं कि उसको कुछ ज्यादा एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हॉस्पिटल में ले जाने की. वो घर पे प्रॉपर केयर के साथ प्रॉपर दवाइयों के साथ दे कैन बी treated in like support with their family. So this is one thing that you have to like enforce and to alleviate that fear which is there in people. So and then we need to understand how this disease spreads. What are the routes of transmission for this disease? So जैसे कि हम पहले से भी जानते हैं and what we have been following, one of its route of transmission is droplet infection. जैसे हम बात करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, बोलते हैं तो उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे शरीर से निकलकर और बाहर या तो सरफेस पे गिर जाते हैं या हवा में रहते हैं. सो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो यूजुअली दे आर बिगर इन साइज और वो इतने हैवी होते हैं कि वो बाहर निकल कर गिर जाते हैं. मतलब दे डोंट रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर. तो इसलिए हम कहते हैं कि हमको अगर हम कहीं सरफेस पे छू रहे हैं कि दरवाजे के हैंडल हो गए या जैसे ऑफिस वगैरह में टेबल वगैरह, सो वी शुड लाइक कॉन्स्टेंटली कीप सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स. क्योंकि हमको लगता है कि क्योंकि देखा गया है कि ये सरफेस से भी ट्रांसमिट होता है. जो ड्रॉपलेट गिरा सरफेस पे और फिर हमने छुआ उसको तो वो हमारे हाथों में आ गया. सो दैट इज व्हाई हैंड हाइजीन इज इम्पोर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो डायरेक्टली वो ड्रॉपलेट आपके जैसे आप इनहेल करेंगे तो आपके आप उसको इनहेल कर लेंगे मतलब वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को. बट नाउ व्हाट इज आल्सो सीन कि ये बीमारी एरोसोल से भी फैलती है. अब इसका क्या मतलब है? इसको अगर लाइक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन इजी लैंग्वेज कि एक तरह से जो हम पहले बात कर रहे थे कि ड्रॉपलेट भारी होता है, वो हवा में नहीं रहता, वो गिर जाता है, सरफेस पे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है. लेकिन नाउ इट हैज कम टू नोन कि भाई ये जो छोटे पार्टिकल से भी फैलती है ये बीमारी, विच आर नॉट हैवी इनफ टू सेटल डाउन. वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं. तो ये देखा गया है कि हवा के साथ भी ये बीमारी फैल सकती है. तो इसके लिए हमको कुछ अलग तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे विच आई विल बी कवरिंग लेटर ऑन. नेक्स्ट प्लीज. I'm just requesting Meenu to share her screen, Neha. I think there is some technical glitch here. I'm not able to, it just goes on standby mode. Just give me a second, Rachita. Maybe do you want to take up the next slide? Meanwhile, I'll just make sure I download. Okay. Sure, sure. I'll just do that. Neha, is the screen visible? Yeah, it's visible. Yes. So कोविड प्रिवेंशन कि खुद को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं. अब इसमें से कुछ चीजें हम ऑलरेडी बहुत टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं. मतलब इट्स बीन मोर देन अ ईयर जब से कोविड आया है. सो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, जैसे मास्क पहनना, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखना, हाथ धोना साबुन से या सैनिटाइजर यूज करना. सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग एंड फॉलोइंग फॉर ओवर अ ईयर नाउ.
बट देर आर सम अदर थिंग्स दैट हैव कम अप, जैसे मैंने बात की कि ये हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। तो उसके लिए हमको क्या अलग से प्रिकॉशंस लेने हैं, और या फिर सर्फेसेस डिसइंफेक्ट करना, ये सब हम लोग कर ही रहे हैं। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? I can present, Rachita. Sure, Minu, please go ahead. Can you see my screen? Yes. Sorry, I think I'm facing the same issue. Just give me a second. So anyway, like till the time presentation comes up, मास्क पहनना, सो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, हमको आपको सबको पता है कि मास्क पहनना चाहिए, बट देर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। अगर हम उसको ठीक तरीके से नहीं पहनेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा और उसका पूरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, हमारे मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी वेयर इट द राइट वे। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो हमको देता है वो N95 मास्क देता है, जो हमने देखा होगा जैसे डॉक्टर्स पहनते हैं या हेल्थ केयर और वर्कर्स होते हैं उनके पास जो मिलता है। लेकिन दिस N95 मास्क इज नॉट अवेलेबल विद एवरीबडी, सबके उसमें नहीं है स्कोप में। सो इसलिए हम वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू दैट। तो अगर आपके पास N95 नहीं है तो देयर आर अदर वेज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, अगर हमारे पास N95 मास्क नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? सो देन वी टॉक अबाउट डबल मास्किंग, कि आप 2 मास्क पहने। इसमें भी अगर जो नीचे अंदर पहनने वाला मास्क है वो सर्जिकल मास्क होना चाहिए। अब ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सर्जिकल मास्क होता है या जो N95 मास्क होता है, इनकी बनावट ऐसी होती है दैट दे कवर द नोज एंड द माउथ एरिया एंड ऑल्सो सील इट। जैसे उसके ऊपर नोज पिन होता है सर्जिकल मास्क में, जिसको आप दबाएंगे तो हवा ऊपर से बाहर नहीं निकलेगी, और उसको टाइटली पहनेंगे देन इट बिकम्स लाइक अ सील, जिसमें से हवा ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है डायरेक्टली। सो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब आप अगर लेयरिंग भी कर रहे हैं मास्क के साथ, तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग द सर्जिकल मास्क इनसाइड। जो सर्जिकल मास्क है वो आपको अंदर पहनना है, और अगर उसके साथ लेयर कर रहे हैं तो ऊपर आप एक कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। सो इस तरह से आपको डबल मास्क पहनना है। लेकिन अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो आप 2 कपड़े के मास्क एक साथ पहन सकते हैं, क्योंकि भले ही वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा लेकिन स्टिल इट्स मोर इफेक्टिव देन 1 सिंगल लेयर ऑफ अ क्लॉथ मास्क। सो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि हम डबल मास्किंग पहने अगर हमारे पास N95 मास्क अवेलेबल नहीं है। एंड लाइक आई सेड, द मास्क शुड स्नगली फिट इन एंड देयर शुड बी नो स्पेस फॉर द एयर टू गो आउट। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि हवा उसमें से साइड से बाहर ना निकले, ये बहुत जरूरी है टू प्रिवेंट लाइक ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। एंड ये जो मास्क होते हैं इसका डिस्पोजल भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक तो कितना यूज कर सकते हैं और इसको कब फेंकना है। सो जो कपड़े का मास्क होता है वो रीयूजेबल होता है, तो उसको आपको जब भी एक यूज के बाद यू हैव टू वॉश इट विद वाटर, साफ पानी साबुन से धोएंगे और हो सके तो धूप में सुखाएंगे। लेकिन अगर अगर आप नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं या N95 पहन रहे हैं तो उसमें ऐसा वो नहीं होता, यू कैन नॉट वॉश दैट मास्क एंड रीयूज। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो देन हम बात करेंगे कि कैसे उसको, अगर वायरस हवा में है या ड्रॉपलेट के जरिए अगर हमको खुद को उससे बचाना है, सो व्हाट डू वी हैव टू डू देन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जो ड्रॉपलेट होता है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, अगर वो ड्रॉपलेट भारी होता है और वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता, वो यहीं पास में गिर जाता है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस जो हम बात करते हैं 2 गज की दूरी या 6 फुट की या 1 मीटर, तो इतना डिस्टेंस सामाजिक इतनी दूरी होनी चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, किसी दुकान के पास जा रहे हैं या कोई सरकारी ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में इतनी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो इससे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन अब हम ये भी जान पा रहे हैं कि ये वायरस हवा से भी फैल रहा है। तो मान लीजिए कोई कमरे में एक कोरोना का मरीज था और लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन वो उस कमरे में था, उसने खांसा, उसने छींका और वो वायरस अभी भी उसी हवा में
सस्पेंडेड है, तो इवन आफ्टर द पर्सन लीव्स, अगर वो इंसान वहां उस कमरे से चला भी जाए और कोई और व्यक्ति उस कमरे में एंटर करता है, तो उसको भी चांसेस हैं कि वो वायरस अंदर लेकर और इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं किसी क्लोज्ड स्पेसेस में, जैसे अभी तो लॉकडाउन है, या जैसे जैसे खुलने लगेगा तो ऑफिस खुलेंगे, पब्लिक प्लेसेस खुलेंगे, और मतलब काम की जगह, दुकानें, ये सब खुलेगा, तो वहां पर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि तो अगर हवा में वायरस सस्पेंडेड है तो इससे कैसे बचा जाए। डिस्टेंसिंग, मास्क बेहद जरूरी है, ये तो करना ही करना है। उसके अलावा जो हवा में वायरस है उसके लिए हमको वेंटिलेशन उसमें मेंटेन करना है उस एरिया में, क्योंकि जब वायरस एक बंद जगह में रहता है तो वो ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम वी हैव टू मेक श्योर दैट द एयर इज सर्कुलेटेड। तो इसके लिए दरवाजे, खिड़कियां, ये सब आपको खोल के रखना है। अगर प्रोविजन है तो फैन, एग्जॉस्ट, इन सब चीजों का यूज करें ताकि वो एयर सर्कुलेट हो, अंदर की हवा बाहर खुले में जाए, और ये वायरस बाहर जाके और थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो अभी हमने बात की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, जो हमको इन्फेक्शन से बचाएगा। लेकिन अब हमारे पास एक वैक्सीन भी है जिसको लगाने से हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द वैक्सीन because we already have a session planned around vaccination, but just to tell you कि why is it important, वैक्सीन क्यों लगवाना चाहिए और क्यों जरूरी है ये हमारे लिए। तो सबसे पहली बात, इंडिविजुअल सेफ्टी। आप वैक्सीन लगाएंगे तो आप बीमारी से बचेंगे। एंड जब मैं कहती हूँ बीमारी से बचेंगे, मतलब हो सकता है ये बीमारी, ये आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाती। आपको वैक्सीन लगी हुई है, हो सकता है फिर भी आपके अंदर वायरस आ जाए, but what it actually does, it gives your body the power to fight that infection। ठीक है, तो अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई है, so your body is already prepared, उसमें ऑलरेडी वो इम्यूनिटी अपने अंदर डेवलप कर ली है कि जब वो वायरस बाहर से आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो योर बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन अ डिफेंस मोड, वो उसको फाइट कर पाएगा एंड यू विल नॉट डेवलप अ सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को अगर वैक्सीन लगाने के बावजूद भी बीमारी होती है तो वो उतनी सिवियर नहीं होती, वो उतनी खतरनाक नहीं होती, उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं एंड दे रिकवर मोस्टली। तो इसलिए ये सबसे पहले कि हमारे लिए सबसे जरूरी है कि फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन आपको अपने लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। उसके अलावा अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो इससे आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी में भी इन्फेक्शन कम होगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं ताकि बीमारी समाज में कम हो। तो इसलिए आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। एंड व्हेन द टाइम कम्स, अगर हम सब लोग वैक्सीन लगवा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, एंड क्योंकि ये महामारी पूरी विश्व में फैल गई है, बिल्कुल वैश्विक महामारी बन गई है, सो इट विल इन द एंड हेल्प अस प्रिवेंट दिस पैंडेमिक, स्टॉप दिस पैंडेमिक। सो आगे चलकर ये बीमारी हम इसी सब से रोक सकते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम अपनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो तभी जाकर ये पैंडेमिक कंट्रोल होगा। तो ये हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन की बात की। नेक्स्ट वी कम टू हेल्दी लाइफस्टाइल, हाउ टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ये बीमारी होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसलिए हमको हमारा अपना खुद का ध्यान रखना है। वो ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? डाइट से, ईटिंग हेल्दी बैलेंस्ड डाइट एंड गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। उसके साथ साथ हमको जो तरल पदार्थ हैं उनका भी सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? जो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म है, जो हमको रोज काम करने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए होती है, वो हमारी आती है ग्रेन से, सीरियल से, पल्सेस से। तो ये तो आपके आहार में होना ही होना चाहिए। उसके अलावा टू फाइट द डिजीजेस, उसके लिए हमको इम्यूनिटी चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए? विटामिन एंड मिनरल्स। जो विटामिन और ये मिनरल होते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? सब्जियों से और फलों से। सो हमको हमारा डाइट बैलेंस रखना है कि उसमें हमारे पास अनाज हो, जैसे कि जो भी आप खाते हैं, गेहूं की रोटी या चावल, वो भी होना चाहिए, दाल होना चाहिए या और किसी तरह का प्रोटीन, और उसके साथ साथ फल और सब्जियां भी होनी चाहिए। मतलब जितनी खुराक चाहिए उतने उसमें ये वेरी करता है। लाइक अगर बच्चा है तो उसकी खुराक कम होगी, वृद्ध है तो उनकी खुराक कम होगी, और जो अडल्ट होते हैं उनको ज्यादा चाहिए होता है। सो इस हिसाब से आपको अपने शरीर के हिसाब से आपको बैलेंस डाइट खाना है।
और जैसे फल उनकी बात करें तो फल और सब्जियां ये अच्छे सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया। ये कहाँ से मिलेगा आपको? विटामिन सी हो गया, विटामिन सी आपको फलों से मिलेगा, संतरा, इस तरह के फल खाने चाहिए। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो आपको गाजर खाएंगे आप, टमाटर, इस तरह की येलो सब्जियां खाएंगे तो इनसे आपको विटामिन ए मिलेगा। तो ये सब इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में टू मेक इट होलसम एंड बैलेंस्ड सो दैट यू स्टे हेल्दी। उसके बाद वी हैव टू स्टे फिजिकली एक्टिव। मतलब ये लॉकडाउन है और इतना बाहर भी जाना नहीं होता, कुछ लोग घर से काम कर रहे होते हैं, बच्चे भी घर में रहते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्टे फिजिकली एक्टिव, क्योंकि आपका नॉर्मल से जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी हद तक लिमिट हो गई है, कम हो गई है। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू स्टे फिजिकली एक्टिव। इसके लिए क्या है कि आपको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। वो किसी भी तरह की हो सकती है, कि जितना आपके आसपास परमिटेड हो, आप अपनी सोसाइटी में जैसे हो अगर तो वहाँ वॉक कर सकते हैं, या आप घर पे ही अपना एट अ प्लेस आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपको साथ साथ करनी है। उसके अलावा जो भी ये नशीले पदार्थ होते हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग या इवन टोबैको इन एनी फॉर्म, इन सब से हमको दूर रहना है। व्हाट डू दीज थिंग्स डू? अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल लेते हैं तो इससे आपका शरीर वल्नरेबल हो जाता है। लाइक ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम करता है और आपको जो आपकी शरीर की बीमारी से लड़ने की शक्ति है उसको भी कम करता है। सो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीजों से हमको दूर रहना चाहिए, खासकर इस कोविड के टाइम में। So now, who is at higher risk of developing the severe form of disease? हमने देखा है कि ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, इसका कोई वो नहीं है। बट कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये बीमारी ज्यादा सिवियर देखी गई है। तो ये कौन से लोग हैं और जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उनके लिए क्या स्पेशल केयर कर सकते हैं? तो वी हैव सीन दैट जीरियाट्रिक एज ग्रुप है जो हमारा, 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध लोग होते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा सिवियर होती है। और या फिर किसी को कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे कि ये हमारी सबसे आमतौर पर जो देखी जाती है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर डायबिटीज यानी शुगर या मधुमेह की बीमारी, ये हमारी सबसे कॉमन है। और उसके अलावा भी अगर किसी की कोई लंबे समय से दवाई चल रही है, कुछ किसी को किडनी की दिक्कत है, लिवर की तकलीफ है, या और कोई सांस की, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, सो इन सब लोगों में भी हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। एंड ऑल्सो ओबेसिटी, अगर किसी का वजन ज्यादा है तो उनके लिए भी ये बीमारी ज्यादा खतरनाक पाई गई है। सो इन लोगों के लिए हमको क्या एक्स्ट्रा केयर करनी है? जो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है वो सबके लिए है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, या अडल्ट हम आप लोग हों। सो हेल्दी लाइफस्टाइल सबको मेंटेन करना है, लेकिन इनके लिए क्या एक्स्ट्रा केयर है कि क्योंकि दे आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, उनकी बॉडी इज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड इन अ वे, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट इट डजंट वर्सन। तो उस जितना है उससे ज्यादा खराब ना हो, तो हमको उनको रेगुलरली मॉनिटर करना है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और वो उनकी दवाई चल रही है, तो वो ब्लड प्रेशर को हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, ताकि जस्ट टू सी कि वो और उससे खराब तो नहीं हो रहा। एंड ऑल्सो टू टेक देयर मेडिकेशंस ऑन टाइम, कि जो उनकी दवाई चल रही है वो उनको समय पर लेनी है, ताकि उनकी बीमारी और ना खराब हो, और दे आर नॉट ससेप्टेबल टू गेटिंग कोविड इन्फेक्शन ऑल्सो। सो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। भले ही वो ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज हो, तो इन लोगों को ज्यादा उनकी दवाई टाइम पर मिले, ये आपको ख्याल रखना है। और अगर कोई वृद्ध लोग हैं, उनको लाइक अगर कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत है, तो अभी क्योंकि इट्स वेरी रिस्की आउट देयर, कम्युनिटी स्प्रेड बिल्कुल पूरी तरह से हो चुका है, तो अगर वो डिले हो सकता है तो उसको थोड़ा सा डिले कर दें। अगर वो 6 महीना इतना डिले हो सकता है, व्हेन द सिचुएशन गेट्स बेटर, जब हॉस्पिटल में भी नॉर्मल सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, सर्जरीज एंड ऑल, तो तब उनका जाके वहां पर इलाज करा दें। अगर हो सकता है, अगर वो पोस्टपोन हो सकते हैं तो उनको कर दें। नेक्स्ट प्लीज। नाउ लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, तो एक तो ये देखा गया है कि मोस्ट कॉमनली ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये जो कोविड बीमारी है। तो इसमें हमारे सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हम लोग देखते ही हैं, फीवर हो गया, कॉफ हो गया, खांसी, वीकनेस, बदन में कमजोरी हो गई,
बहुत सारे लोगों में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, उनकी सूंघने की और टेस्ट करने की ये क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम। उसके अलावा गले में खराश, बदन दर्द, ये सब आम तौर पे देखा गया है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आजकल देखी जा रही हैं, जैसे बदन पर चिकत्ते पड़ना, दस्त लग जाना, या आंखों में लाली या कंजंक्टिवाइटिस, रेडनेस ऑफ आईज, हेडेक, तो ये सब बातें भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू नो, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये सब ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज आइसोलेट योरसेल्फ। कि अगर आप घर में पॉसिबल है तो आप खुद को एक अलग कमरे में रखें, या जो भी जिनको भी ये सिम्टम आ रहे हैं उस व्यक्ति को अलग कमरे में रखें, मास्क पहने आप भी, और जो जिनको सिम्टम्स हैं उनको भी पहनाएं, घर में सब लोगों को मास्क पहने। अगर किसी को घर में किसी को भी सिम्टम आते हैं तो मास्क सबको पहनना है। देन उसके बाद गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ये था कि जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक आपको घर में आइसोलेट करना है। अगर नेक्स्ट डे जाकर टेस्ट करवाना है तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट डे टेस्ट कराने के लिए जाना है। और मान लीजिए टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके बाद बजाय कि खुद से दवाई लेना या फिर कहीं मेडिकल स्टोर से खरीदना या फिर किसी और की बताई हुई कि उनको हुआ था तो उन्होंने ये लिया था, ये सब ना करते हुए यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि हर केस अलग हो सकता है, हर व्यक्ति में कुछ ऐसे अलग हो सकता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम अ प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल हेल्प लें, डॉक्टर की ही सलाह लें, बिना अपनी खुद से मर्जी से या कोई और स्टोर से दवाई लेकर खुद ना शुरू करें। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आइसोलेट करें, उसके बाद टेस्ट करें और फिर डॉक्टर की सलाह से ही अपना इलाज शुरू करें। So this is a short video. I think we can like we leave the content for you and you can have a look and even use it. Like most of these material is available on public domain, और हमने जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं और उससे ही सब कुछ कंपाइल किया है। सो दिस इज फॉर यू, एंड ऑल्सो यू कैन we'll also be giving you the resources from where you have taken the material, so you will have full access to that. So next we come to mental health during pandemic. So जो मानसिक परेशानियां होती हैं इस दौरान, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, सबके लिए मुश्किल वक्त है। तो क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं किसी के अंदर? तो जैसे सोशल आइसोलेशन, ये या तो इस वजह से हो सकता है जैसे लॉकडाउन है, आप लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे, काम पर नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो एक तरह से आइसोलेशन, आप लोग अलग हो गए हैं समाज से, तो इसकी वजह से मन में उदासीनता हो सकती है। और इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन, कि मान लीजिए आपके परिवार में किसी को कोविड है और बाकी लोग आपसे संपर्क नहीं रखना चाह रहे, आपकी मदद नहीं कर रहे, और घर में सब पॉजिटिव हैं और कोई भी बाहर से आपकी मदद नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में आइसोलेशन, आपको समाज से दूरी महसूस होगी और जिसकी वजह से उदासीनता हो सकती है। या फिर फियर ऑफ डिजीज, ये डिजीज का बीमारी का डर तो सबके अंदर ही है, क्योंकि हम न्यूज में इतना देखते हैं और सब तरह की खबरें आती हैं, सो उसमें लोग पैनिक करने लग जाते हैं, परेशान होते हैं। सो दैट इज वन रीजन। फिर रूमर्स, फेक न्यूज, मतलब बहुत तरह की गलत चीजें भी जैसे आजकल सर्कुलेट करती हैं सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पर, सो दीज कैन ऑल्सो लीड टू एंजाइटी, लॉस ऑफ लव्ड वंस। सो किसी के फैमिली में अगर कुछ ऐसा हो गया हो तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको कुछ मानसिक दिक्कत डेवलप हो जाए। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये हमने बहुत देखा लॉकडाउन में और पैंडेमिक के चलते कि बहुत सारे लोगों का व्यवसाय या उनका जो काम काज है वो रुक जाता है या वो अफेक्ट होता है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर लाइक मेंटल स्ट्रेस। सो ये सब कारणों की वजह से ये मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही हैं इस पैंडेमिक के टाइम में। Now there are some group of people who are particularly at risk of developing these mental problems. तो ये लोग कौन है? जैसे छोटे बच्चे या adolescents, क्योंकि उनमें अभी इतनी maturity नहीं होती, they are not mature enough to understand कि हो क्या रहा है, बाहर क्या चल रहा है, and they are more easily like impressionable. उनको किसी कहीं से कुछ information मिल गई तो वो उससे बहुत डर जाते हैं या किसी तरह influence हो जाते हैं। So they are particularly at risk of this. एल्डरली पीपल, उनमें अपनी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लाइफ के एक
उस स्टेज में होते हैं कि जहाँ पर दे फील लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द वर्ल्ड, तो उनमें ये ज्यादा तकलीफ देखी गई है. देन ऑल्सो प्रेग्नेंट एंड पोस्टपार्टम वुमेन, की जो महिलाएं गर्भ से हैं या जिनका अभी अभी बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है, तो इन महिलाओं में, क्योंकि इनमें भी एक तरह से बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, एंड ऑल्सो लाइक दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. और हो सकता है कि इस टाइम में उनके आसपास कोई हो ना उनकी मदद करने के लिए, फैमिली दूर है या किसी भी तरह से, और जो भी है कम्युनिटी, पड़ोसी या कोई और दोस्त वगैरह, उनसे भी संपर्क इतना नहीं हो पा रहा है. सो दे आर ऑन देयर ओन एंड दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन देयर ओन. सो ये उनके लिए काफी मुश्किल टाइम होता है. नाउ फ्रंटलाइन वर्कर्स ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हो गए, या जो भी हमारे आसपास काम करते हैं एसेंशियल डिपार्टमेंट्स में. सो इन सब लोगों के लिए क्योंकि ये बाहर जा रहे हैं, इनके लिए देयर इज नो रेस्ट फॉर देम. वो उनका काम नहीं रुक सकता है, उनको तो करना ही है. सो दे हैव टू गो आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड फेस द डिजीज एज वेल एज डू देयर प्ले देयर पार्ट इन मेकिंग थिंग्स हैपन. सो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है. एंड people who are in isolation or like in quarantine, जो अपने घर पर हैं, उनके लिए जैसे हमने बात की कि स्टिग्मा होता है या लोग उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, सो उन लोगों के लिए काफी मुश्किल टाइम होता है. देन वी ऑल्सो वांट टू एड्रेस लाइक स्पेशल ग्रुप्स, ये लोग जो ऑलरेडी सफर करते हैं, जैसे पीपल विद डिसेबिलिटीज हो गए या ट्रांसजेंडर्स. सो इनको लोग आकर मदद करना नहीं चाहते हैं. सो ये लोगों पे ज्यादा इफेक्ट होता है इस टाइम में. सो दीज आर द ग्रुप्स दैट यू हैव टू फोकस. अगर आप ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं हु आर एड्रेसिंग टू these people and their concerns, so you have to make sure कि they are included in your engagement, in your interventions, in your activities. Then like how to recognize that a person is suffering from like mental problems. कैसे पता चलेगा आपके घर में या आपके आसपास किसी को उदासीनता हो रही है या कुछ डिप्रेशन जैसा आपको लग रहा है, तो कैसे पता चलेगा? persistent and prolonged sadness, like दुख सबकी लाइफ में आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, like he is not able to get over that sadness, that grief, मतलब बहुत टाइम गुजर गया है and nothing is working, और वो बस उदास ही रहता है. so that is a thing of concern. एंड टायर्डनेस, हमेशा थकान रहना, इस तरह का अगर आपको महसूस हो रहा है. चेंज इन ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न, बोलते हैं कि जब इतना आप परेशान हो कि आपका खाने का जो है दिनचर्या और आपकी सोने का पैटर्न, वो जब तक वो इतना परेशान हो आपकी वो भी इफेक्ट हो गया है, तो दैट इज लाइक वन मेजर कंसर्न. फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, कि आपको ऐसा लगे कि बस इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है, जीने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे सुसाइडल थॉट्स आए. सो इस तरह के अगर आपको कोई सिम्टम्स किसी में दिख रहे हैं, तो दे नीड हेल्प, दोज पीपल नीड हेल्प. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयड एक्टिविटीज, लाइक अगर पहले आपको किसी चीज में मन लगता था, कुछ काम अच्छा लगता था, कुकिंग करना या कुछ भी, सिंगिंग, डांसिंग, और अब आपको बिल्कुल उन कामों का करने का भी मन नहीं करता है. सो दैट इज लाइक अ रियल थिंग फॉर कंसर्न. Now, how do we promote mental health during this time? So one is we have to keep a positive attitude. Like a lot of it is within you. आपको अपने mind को positive रखना है, and you try to stay away from the negative things that are happening, and also limit your time spent on watching news and social media, क्योंकि वहां से बहुत सारी खबरें होती हैं जिनको आप देखते हैं, पढ़ते हैं, और उससे आपको और ज्यादा डर लगता है, पैनिक क्रिएट होता है. तो उसको लिमिट रखें. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, लेकिन लिमिटेड. ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही आप न्यूज देख रहे हैं या इस तरह की चीज. सो उसको आपको टाइम को लिमिट करना है कि कम से कम जितना हो सके उतना. एंड और अपने आप को एंगेज रखें इन फिजिकल एक्टिविटीज, और परस्यू एनी हॉबीज दैट यू हैव, painting or cooking, gardening, like whatever you can do. And also give special care to children and elderly, क्योंकि like I said कि they are more vulnerable to falling into depression. So उनके लिए आपको ज्यादा ध्यान रखना है. You have to involve them, engage them. अगर घर में बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कोई एक्टिविटीज करें, कुछ खेलें. इन्वॉल्व देम इन द हाउस होल्ड चोर्स में भी, लाइक उनके साथ मिलकर कुछ घर का काम करें. एंड सेम फॉर द एल्डरली, उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और हो सके तो उनको भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करें. योगा हो गया,
या जितना उनसे हो सकता है, तो इससे they will be like distracted and it will help them, you know, cope in this time. So this is like what I was talking about was preventive, कि कैसे prevent कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी होता है कि आप ट्राई कर रहे हैं, आपके घर में है या कोई कम्युनिटी में है, and they are not able to get over that sadness, that grief, or they are still suffering from these symptoms, and then the best thing, next best thing to do is seek help. आपको then you know कि आपको professional help की जरूरत है, और इन चीजों को like ignore ना करें, और इसके लिए हेल्प लें. हेल्प कैसे ले सकते हैं? Like I've mentioned in this slide, a few of the helplines that are available specific for like children, जैसे संवेदना करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, where they are providing counseling for children at home, क्योंकि उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है कि स्कूल नहीं जा पा रहे और बिल्कुल लर्निंग का पैटर्न अलग हो गया. बहुत से बच्चे काफी उनकी स्टडीज भी सफर कर रहे हैं इस वजह से. सो इट इज अ काउंसलिंग telecounseling support for children, and also like this is a transgender helpline for the transgender community that is also an initiative by the government. And I've also mentioned a few others जहाँ पर आप mental health के लिए या general health के लिए you can call and get support. So this was end of my session. I would hand it over to Ruchita. Thank you, Ruchita. Thank you, Neha. So very quickly, Neha ने आप लोगों को बताया कि prevention कैसे करना है, what are the symptoms, how do you test, what do you have to do in case you see symptoms. I will talk more on जो myths हैं इस COVID महामारी को लेकर, pandemic को लेकर, stigma क्या क्या है, और how can we, you know, manage these stigmas and burst the myths. So I'm sure all of you have heard about myths. COVID को लेकर, right from last year, March 2020, we have been dealing with a lot of myths. So some of the myths that we have been, we've realized is that, you know, ये COVID testing को लेकर कि ये तो सिर्फ 60 plus में हो रही है, छोटे बच्चों में नहीं हो रही, youth में नहीं हो रही, या हमें hospitalization necessary नहीं है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमने टेस्टिंग कराई तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. So all these things are coming up. You can see on the screen that there are these myths which are prevailing. There are also myths. Meenu, next slide, please. There are also myths which are related to self-medication. Garlic खाने से, you know, COVID नहीं होता, या हमें अगर हम steam लेते रहें so COVID नहीं होगा. Then there are vitamin C की dosage आप लेते रहो, COVID नहीं होगा. Then चाय पीजिए, काढ़ा पीजिए, उससे COVID नहीं होगा अगर हम रोज करते रहेंगे. All these are right, but they are more for boosting immunity. इसकी, it's not to say that, you know, you lag on the COVID appropriate behaviors. You have to keep following COVID appropriate behaviors. You cannot forego COVID appropriate behaviors and vaccination and just think about these myths. Next, please. What is stigma? In any epidemic, stigma is very common. Stigma is nothing but fear of the unknown. People, when there is stigma in the community, people stop and avoid approaching health facilities. They fear losing livelihood. उनको काम से निकाल दिया जाएगा, उनकी दुकान बंद करा दी जाएगी, उनको socially exclude कर दिया जाएगा, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे, अपनी family से नहीं मिल पाएंगे, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाएंगे. We also feel powerless in protecting our own loved ones. Helplessness होता है, boredom होता है, loneliness होता है, depression होता है. Then अगर हमें COVID हो गया, so you know there are also chances that we'll be outcasted and blamed for spreading the disease. So all these relate to stigma. Next, please. The three main reasons for stigma are COVID is a new disease. हमने इससे पहले 2020 से पहले कभी COVID के बारे में नहीं सुना था. It's something unknown. People are worried about it. That's why it's leading to fear. And also, apart from all this, there are also fake rumors and fake news which is going around. हमारे WhatsApp University पे इतने messages आते हैं पूरे दिन में and पूरे एक साल से चले आ रहे हैं that we all think that, you know, we have become technical experts on COVID-19. So rumors are also lead to fear. Next, please. What does stigma do?
स्टिग्मा होना एक बात होती है, but it is also very harmful. Stigma makes people hide their problems. People don't access health facilities. It keeps them away from accessing health facilities. It discourages them from adopting healthy behaviors. So, for example, if I am outcasted and or in my neighborhood, what will I do? I will shut myself indoors. I will not follow any COVID appropriate behavior because I will feel that, in any case, मैंने इतना कुछ follow किया and still I got infected. So why do I follow it again? Because as it is, nobody's talking to me. I'm socially excluded. And also I will go into depression. So I will not even come out of my house and, access health facilities, seek help from the community or the government schemes and get myself tested and treated. So that's even more worse. Next, please. These are some of the stigma and discrimination instances which were collected by our team. Some of our team members have also joined today's webinar. I'm really thankful to them. They are the ones who are on the ground and are working towards it. Neha and I look at the picture from more national perspective, sitting at the Delhi office. But my team members are the ones who've actually culled out these experiences. So last year when COVID-19 had started, the few stigma or discrimination that had come to the fore were that, AAAs, police personnel, cleanliness staff, our own block transformation officers, our own team members were not being allowed to enter the village because the perception was ye bahar se aaye hain and they will be carriers of the COVID disease. There was a sharp decline in institutional deliveries, in routine immunization, because people were not accessing these facilities. They were not going to the hospital to access. Migrants were not being allowed to enter the village. We all heard that there were so many migrants who were moving from cities towards the village when the lockdown was announced suddenly one day. So the migrants were not being allowed to, enter the villages. They were being stopped outside the village. They were being, people were not talking to them. People were also excluding their own families and asking them not to talk to their loved ones who had traveled so much and had gone through so much of pain and come back to the village. Discrimination was also based on the religion, caste, specifically if the cases were rising in one particular community. Next, please. So there were three problems which we faced. One was we had to burst the COVID myths. Ye khao, ye mat karo, usse COVID hoga, do this and don't do that. Then there was managing social stigmas, which our community had to do because the team was supporting the COVID relief on ground last year as well as this year. So we had to manage the social stigmas as well as we had to promote awareness on COVID appropriate behaviors and also now in this year's context, vaccination. So these were the three things that we had to do as a team. How did we do it? Next, please. We did it with the help of community influencers. Next, please. Who is a community influencer? A community influencer is a leader. He or she is self-motivated, powerful, visionary, has knowledge, able to communicate, and is respected by the community. So these are some of the characteristics or adjectives which we use to define a community leader. So you could be a leader, you could be self-motivated, you could have knowledge, but if you are not able to communicate it clearly to the community, you don't really enjoy that respect in the community because you keep the knowledge more to yourself and rather than disseminating it among your community members. So a community leader essentially or a community influencer essentially has all these characteristics for him or her to qualify as a community influencer. Next, please. So these are the 6 types of community influencers that we've been able to identify. PRI members, including Sarpanch and other elected members, local politicians, ward members, tribal leaders or influencers, faith and religious leaders, leaders of SHG groups because they are economically independent, other social influencers like teachers, ration shop owners, doctors, social workers, youth volunteers from NYKS or other youth groups existing in the area. So these are the 6 essential type of community influencers that we come across while our work. Next. Now the community influencers that Piramal Swasthya works with are essentially 4 types.
PRI members, faith leaders, tribal leaders or influencers, student volunteers from NYKS and Women Empowerment Cell. So these are the 4 types of community leaders that we are working with, or community influencers that we are working with. Now, essentially, all our 25 districts across 7 states don't have all of these leaders. So we have them in a staggered approach. For example, PRI members are available all across, but faith leaders are available more in UP, Bihar, Assam, while tribal leaders are available more in MP, especially Badwani, Maharashtra, because we work with Nandurbar district, which is a heavily tribal influenced district. Student volunteers, NYK is present everywhere, but then again, also depends on their funding and also depends on their budgeting for the year. So not everywhere we work with NYKS student volunteers. Women Empowerment Cell also is available at some places, not everywhere. So, you know, across 25 districts, these are the type of people that we work with, but not everywhere we work with all the type of leaders. So we've also identified them and mapped them according to the program needs and according to their availability. Next, please. What are the topics of orientation or discussion that we have undertaken with the leaders? The last year, March, we started with signs and symptoms of COVID-19 because it was an unknown disease, followed by COVID appropriate behaviors. May 2020, we realized there is stigma and discrimination and we needed to address it. So we went with specific messages on stigma and discrimination to the leaders. We also asked the PRI members to support us with quarantine facilities, setting up of facilities in their districts. July, everything started unlocking in phased manner. So we sought the help of these leaders or influencers to restart important health and nutrition services in the village, counseling community for accessing important health and nutrition services because everybody had stopped going to the health facility. So we also took help from these influencers to motivate the community and ask them to come and access health and nutrition services, essentially the VHSND sessions. Now we are using these leaders or influencers to spread messages on importance of COVID vaccination. How did we do it? Through WhatsApp messages, through appeal letters, through WhatsApp videos, very simple videos which we created in-house. They are more of text and pictures so that the leaders can see it at their pace and read the messages. So they are not very fancy videos. Through SMSs, wherever there were no smartphones available, we used SMSs. In-person meetings by the team. This was more last year because this year the pandemic is even more fierce and the meetings are not possible. But last year we were able to meet the leaders on one-on-one and, you know, orient them on useful messages related to COVID-19. Also through telecalls. So these were the 360-degree of communication channels that we were able to use. And believe me, nothing was very fancy. It was all in-house created content, just the perseverance and the hard work of the team to keep a rapport with these leaders and keep orienting them from time to time on essential communication messages. Next, please. These are some of the pictures which actually talk about the support we were able to mobilize from PRI members. You can see a PRI member has been supportive in organizing a vaccination camp. They are, you know, being oriented on vaccination uptake. A very special initiative which you can see, Nigrani Samiti meeting. This is essentially in Shravasti district. So this is the committee which is, you know, essentially involves PRI members and other community members and are helping the government, the district government, to screen the migrants who are traveling from the nearby cities to the villages. So this is important. Mass distribution, sanitization, hand washing demonstration. Next, please. These are some of the glimpses from the field on the support being mobilized by from the religious leaders. So how the religious leader is helping distribute food to the community. When the families are being quarantined, the district, the religious leader available in that community is going to the families, talking to them, spreading awareness on COVID-19, the important behavior messages. On your left-hand side, you can see how they are also motivating the people to take vaccination and are also taking the vaccination themselves. And so leading by example. So these are some of the, you know, activities or interventions where we've been able to mobilize these community influencers to support us with the awareness and counseling during the pandemic. These are some of the important references, as Dr. Neha had mentioned.
we would share them with you and you can access them at your own pace and material if you need. The floor is open for any discussion. Farhan, if there are any questions on the chat, we can kind of take it up. Otherwise, would request all of you to unmute yourself and ask any questions you have. You can also kind of type it out on the chat. Yeah, I mean, there are a few questions. Should we start with those? Yeah. Can maybe just pass on those questions. So I think one of the questions is around mental health. So I think it's for you, Dr. Neha. How to promote mental health among marginalized groups, especially survivors of sexual and domestic abuse? I think partly you had covered the question, but Yes, yes. if you want to maybe elaborate. So like answer for everything is like support from the community. Like we have to identify people in the community who can, you know, help these marginalized or people suffering from like violence or domestic violence or any other kind of like even with disabilities. I think I saw a question about where people where somebody asked that, you know, how to address and reach out to people who are with disabilities and how are they suffering exactly. So these people, like if they're dependent on somebody or, you know, like and their family is affected or if they lose their occupation because of this, so it affects them more than as compared to like a normal individual. So we have to find platforms and, you know, groups who can help them, maybe like reach out to influencers and working with the community. That's how we can, like, you know, cover everybody and reach everyone. Neha, Yes. this question on how to promote mental health amongst members of marginalized communities, this question was from me. Yeah. So I am here as part of Sanjog, Okay. and we work with survivors of different kinds of violence. What you pointed out to identify community level supporters, we have identified such people in the community who can Right. support. I think what I was trying to ask is to move with, so once we have identified such supportive people in the community, what are some of the things that they can do in order to promote better mental health amongst these survivors of sexual and domestic violence? What would be some of the key things that you can suggest? Like maybe like engaging them in some like vocational activities, like if they're women, and, you know, maybe provide them with some kind of means to provide for themselves, like if they are in that situation, or like even like community kitchens and all, they are also coming up, like, you know, where members of the community, they come together and provide for the, like at Anganwadis or places like that, and you know, to provide for the children or pregnant women, they prepare food together. So these kind of things, like maybe we can look at those for these marginalized people, or anybody else you have like specifically that you are dealing with, or any other group. Sanjog at present works mainly with survivors of trafficking, both Okay, of, right. of sexual exploitation and labor exploitation. Right. And one of the key issues with mental health has been the inability to get into community spaces and those kind of engagements. Okay. Okay. Yes. Yes. And related to mental health, they have to get like professional help. Like, right. Yes. It is important to get them diagnosed in time, and it is important, like if they need treatment, then it should be started on time. So getting a professional help from a psychiatrist and post that counseling, and then like post, like in the rehabilitation, we can talk about, like, you know, engaging them in activities and making them stand on their feet. So that's how it should be. And Pompey, just to add, I think one another thing that we are trying to do is also having specifically
look at mental health separately. So right now we just kind of also wanted to look at as part of the larger community awareness and counseling. We'll also be planning for something around mental health specifically, right? And which will be able to address specific questions towards that as well. That would be great. Thank you so much. Thank you, Pompey. Yeah, another question I think, Dr. Neha, was around disabled people. So I know you had covered like around like one of the questions asked how disabled people are at greater Yes. risk when compared to other populations. If you want to maybe elaborate on that. So yes, like I was saying, one, because they have that limitation. So like if they are dependent on the family, and if their family gets affected by COVID, so it affects them more like than a normal individual. And also like they can be like isolation because they're not able to like be there in the society, or if because they're already, they are more vulnerable to having some mental health related issues, so that makes them more vulnerable. So in a challenging time like this, when all of us are affected, and all of us are facing these challenges, so they become more vulnerable. So that was the idea. I think they wanted to know how are they more affected, like how is it affecting disabled people more. Yes, I think that's yeah. So I think that covers mostly what was asked. I think just one final question that is there is about the second wave spreading severely to rural remote areas and the community not being able to reach health centers for testing and treatment, right? And also there is a fear and fear during the crisis. So I think it's a more of a statement, but if there are any thoughts around uh, testing and treatment that might be helpful, Dr. Neha and Rachita. Just to also add to this, I think our next session is specifically on COVID care centers. How can we set up and manage COVID care centers in rural communities? So I think that might also address some of these questions. But if there are any thoughts, Neha, I think would be able to share that as well. Yes. So yes, I understand like there is challenge in getting people out of their houses, even if they're symptomatic. They're afraid to get tested because of the stigma, and they don't want to get hospitalized. So these are some issues that even we are facing, like in our own districts. So we are working on this model where we are trying to reach to the periphery, like at block or sub block level, where we are trying to set up like COVID care centers with an outreach like kind of component, where we are engaged with, like I'm sure it's already happening in other places also, like where health workers, ashas and ANMs, they do active screening for cases. So we have to build that confidence with the community, like the asha or the frontline worker, he or she should be able to convince them that this is for their own good, and if they and for the safety of themselves and their family, they have to like come forward and get tested and get the right treatment at the right time. And even provide them with like isolation facility that can even be done at a like village level, like if there is space available with the gram panchayat, like panchayat bhavan or any kind of like place like that. So maybe like within the village they can have such setups for isolating patients if there is not like we know there is space crunch in the rural areas, and they don't have enough space to isolate like a family member if he or she is found to be positive. So that way we can look at like community level interventions, where we can within the community like make them accountable, and bring them and use their resources to fight this thing. And also we are working on like we have proposed this model of using the MMUs, like if there are some like hilly areas or to reach areas where these mobile medical units are going. So equipping those units with the rapid antigen test kits, because these are very simple to use, and government is also promoting them. So maybe we can reach the people who are like in far off places with these MMUs, or and these kits which are easily available, and they can be tested and brought into the system and followed up. Yeah. And also, just to add, if there is hesitancy in going in for testing or accessing healthcare facilities, I think all of us can make use of the available influencers, leaders in a particular community, and help them motivate their peers. It's a very simple model. It's no rocket science. It's just, consistent rapport with these influencers, which will help you
to break that barrier and to enable the influencers to counsel these community members to access health and nutrition services at this time. So it's really worked for us, the model. But again, it has its own challenges, own benefits, but it has to be a consistent rapport. You just can't go to the influencer and ask them for help and then forget about them for the next 6 months. It doesn't work like that. So if there is a consistent rapport building with the influencers, I think they can help you break the barrier with the community, and the community can be pushed or nudged to access health and nutrition services. And also like setting good examples, like because we have so much of negative news going around, so we have to like identify maybe like survivors or influencers who are getting vaccinated. So we have to bring these good examples into light and make people see all these things, the better side of it, you know, so that motivates even them to come forward and take vaccine or even like get tested, take treatment. If they see like somebody got COVID and they recovered like wonderfully, so they will also be like, you know, they will have that faith in themselves and not fall into like not be hopeless about it. So yeah. I know we have overshot the time, but are there any other questions? If there are any questions, maybe we can take a couple of them and kind of close the session. Hello. Hello, madam. I'm Muniswamy from Hyderabad. Hello. Hello. Yeah, we can Yes. hear you. Yeah, madam, in this pandemic period, how one can go to the local leaders and motivate them? I wanted to know, madam. Sir, if you have a team on the ground, like grassroots level, then they can, I'm sure if your people, if your teams are working in a particular community, they would have local telephone numbers of these leaders. I really don't know how your organization works, but for us, we had actually mapped them for other program specific interventions. And it was just very fortunate that we utilized them for the pandemic. So we had already mapped them. We had their phone numbers and tele-counseling through Okay. WhatsApp video calls. That's how Okay. we created rapport, because it's very Yes, difficult yes. to meet them face to face. And Yeah, yeah. also it's monitoring. You know? Yes. If you're meeting somebody, if you're calling them somewhere for a meeting, it all involves a lot of budget. And we Right. all know we are all organizations who are dependent on donors and other Yes. resources. Yeah. So your team will have to actually map them, collect Okay. their phone numbers, and start counseling them, start building rapport through telecalls. Right. That's Right. the way. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. Right, madam. Yeah. Thank you. Dr. Rachita, maybe how do we ensure accountability through this remote consulting? If you want to maybe touch a little on that, like how we can ensure accountability of influencers doing the required, like helping us achieve the required outcomes. Okay. So what my team does, or our team does, is that we also have monitoring checklists. So because our teams have been working with these influencers day in, day out now for other program interventions, like I mentioned, and also during this pandemic. So we have monitoring checklists through which we have, there are specific questions, and we also do random callings to these influencers. If they've been able to support the community members, how did they support? Is there something that they need support from our team? So random questions like these. So that's how we come to know, what are the challenges, and if a particular, influencer is interested to support or not. So that is also very difficult. So I'll give you an example. 2019, when I started with faith leader intervention, I had some 600 faith leaders with us. We had oriented them. We had called them to the district level. Had a half a day meeting under the leadership of the DM, the district collector, and we oriented them. But when the pandemic stuck, out of the 600, we had only 200 left. So 400 had walked out. So this is also because you are not giving them any monetary incentive. So they keep walking in and out. So random calls, regular connect with these people. You come to know that if they are actually willing to support you, and if they are working, or they are just there on your list but are not ready to support. So these are also some of the ways you do. For PRIs, they are more sincere.
because they have the fund with them. They are also responsible for taking care of their own community, for setting up COVID care centers, because Zilla Panchayat is very active, the district magistrate is very active. So they are more sincere. But with faith leaders, with tribal leaders, you really have to keep building that connect. It doesn't happen overnight, for sure. We've also been working them now for 3 years, and still people keep coming in and walking out. When they see there is no monetary benefit for them, they do walk out, because everybody at the end of the day has to earn a living. So it's a challenge working with these people. Doesn't happen overnight, but consistent rapport with them, constant touch with them is the answer to work with them and also ensure their accountability to an extent. If anybody has any specific questions, wants to know more about the program detail, how we map the influencers and how we've been working with them, please, I think they can drop their email IDs here, and Meenu, we can address it later. Sure. Yeah. So if there are no other questions, we can kind of wrap it up. Like we said, we will share the presentation that was taken up today, along with few other resources as well, right? So we will kind of share a docket of resources with you that would be useful for you. Also, if you have any other questions, please feel free to drop in a mail, or you can also share your email ID here and the specific question. Happy to kind of get back on that, right? And just to close, I think Farhan, if you can also share the feedback link, if you can just take 30 seconds to share the feedback, that would be very useful for us. And we'll see how we can kind of accordingly design our other sessions. So we have a session on June 4th around the setup and management of COVID care centers in rural and urban communities. And on June 8th, we again have a session by Rachita and Dr. Neha on vaccine hesitancy and addressing vaccine hesitancy specifically, given that is the dire need of the day-to-day. So those are few sessions that would be coming up. But meanwhile, if you can just take 30 seconds and share the feedback, that would be very, very useful for us. And thank you everyone for attending the session. So please reach out to us with all other questions. Happy to kind of address them. Yeah. Thank you. Very nice session. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone.